नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हर किसान भाई की चाहत होती है कि उसके खेतों से आने वाले समय में भरपूर पैदावार प्राप्त हो। और भाई ये संभव भी है। किस प्रकार से? अगर हमारे किसान भाई को समसामयिक कार्यों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। जी हाँ, अगर हमारे किसान भाई आने वाले दिनों में क्या करना है, किस प्रकार से बोनी करनी है, किस प्रकार से बीजोपचार करना है, खेत की तैयारी कैसे करें, किस किस समय पर पानी देना है, कैसे उर्वरक की तैयारी करें, इन सभी बातों का अगर ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर खेती उनके लिए लाभ का सौदा साबित होगी। और यही है आज जानने का विषय कि किस प्रकार से कृषि में सामयिक कार्य किए जाए। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कुछ प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से अपना हमारा फोन नंबर नोट कीजिए और लिख लीजिए हमारा फोन नंबर। और ये है हमारा फोन नंबर जो कि है 07552660049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। चलिए उससे पहले मिल लेते हैं आज के हमारे विशेष अतिथि से, जो कि है डॉक्टर राम प्रसाद बैन। ये कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कटनी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इस समय किसान भाई कौन कौन सी जो फसल है उसकी बोनी करें जिनसे उनको लाभ मिल सकता है। वर्तमान में जो रबी का सीजन है इसमें गेहूं, चना, मसूर, अलसी, सरसों इसकी बोनी का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में लगभग 25 से 30% बोनी हो चुकी है और अभी विशेषकर गेहूं और चना हमारे किसान भाई बोनी कर रहे हैं। जी जी जी। और जी, अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि बोनी का कुछ विशेष तरीका हो या रोटावेटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। किसान भाई बोनी के लिए ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसको लाइन में सोइंग करना है, लाइन में बोनी करना है। जी जी जी। और इस लाइन में बोनी करने के लिए सभी किसान भाइयों को सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। जी जी। रोटावेटर का कैसे उपयोग करें? सबसे पहले कल्टीवेटर से खेत की जुताई करें जी। इसके बाद रोटावेटर लगा करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। डायरेक्ट प्रथम बार में रोटावेटर का उपयोग ना करें, क्योंकि जो ज़मीन होती है रोटावेटर चलते चलते ज़मीन एक सतह से हार्ड होती है। इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह देंगे, सबसे पहले किसान भाई कल्टीवेटर से जुताई करें, इसके बाद भूमि को तैयार करने के लिए रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रबी के जो मुख्य फसलें हैं चना, मसूर, सरसों, गेहूं, इनके अंदर बीज दर किस प्रकार से होनी चाहिए? क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसान भाई जो उनको ज्ञान है उसकी कमी के कारण बहुत ही अलग अलग तरीके से बीज की बोनी कर देते हैं और उनको नुकसान पहुंचता है। देखिए, इसके लिए बीज दर के लिए सबसे पहले तो ये है किसान भाई स्वस्थ और अधिक अंकुरित वाले जिसकी अंकुरण क्षमता 85 से 90% से ज़्यादा हो, ऐसे बीजों का किसान भाई चयन करें। हाँ जी। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में 100 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर उपयोग करना चाहिए जी। किसान भाई ज़्यादा बीज उपयोग करते हैं, उसका कारण है उनका जो बीज रहता है, बीज नहीं रहता, वो अनाज रहता है। अच्छा। और बीज की ये विशेषता है कि उसका 85 से 90% से ज़्यादा उसका अंकुरण होना चाहिए। गेहूं का जो बीज दर है 100 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को बोना चाहिए। चने का 65 से 75 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड दर उपयोग करना चाहिए। सरसों की बात करें तो सरसों में डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक नियमित दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब फसल की पहले सिंचाई करते हैं तो ऐसी दशा में बाद में खरपतवार उसमें उगने लगते हैं, तो उनके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण है? कुछ तो खरपतवार सीजनल होते हैं, कुछ खरपतवार रहते हैं तो जो 12 मासी होते हैं, 12 मासी जानते हैं जी। कौन सी फसल में आपने अपने खेतों में क्या लगाया है? कौन सी फसल है? जी, आप अगर उनका प्रश्न समझना चाहें, क्योंकि उनका फोन तो हमारे कट चुका है। अगर जी हम जो मुख्य फसलें हैं उन्हीं के विषय में अगर बात करें तो देखिए, गेहूं की बात करें तो गेहूं जब हम बोते हैं तो इसका एक खरपतवार होता है, प्री इमर्जेंस बोलते हैं, पेंडीमिथिलीन। पेंडीमिथिलीन को 3.5 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल करके और इसको स्प्रे करना है। तो हम स्प्रे करते हैं तो जो शुरुआती में खरपतवार निकलते हैं वो गेहूं में नहीं उगेंगे। बाकी 25 से
35 दिन के बाद में हम पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक जैसे सल्फ्यूसल्फोरान 33.3 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें तो वो भी खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा एक गेहूं में। जी जी जी, हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि किस प्रकार से जो मुख्य जो फसलें हैं उनकी बोनी की दर क्या होनी चाहिए? इसकी बीज दर है हमारे गेहूं में 100 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं को उपयोग करना चाहिए। मतलब 40 किलो 1 एकड़ में गेहूं लगता है। अच्छा। इसके बाद हम चना की बात करें तो 65 से 75 किलो 1 हेक्टेयर में इसका बीज दर है। मतलब 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमको उपयोग करना है। अच्छा। हम सरसों की बात करें तो 4.5 से 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज लगता है। मसूर की बात करें तो मसूर में भी हमारा 35 से 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से मसूर का बीज किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। बीज का उपयोग हमेशा किसान भाइयों को जिसका अंकुरण 85 से 90% से ज़्यादा हो उस बीज को किसान भाई उपयोग में लेना चाहिए। अच्छा। अब सवाल है कि ये उसका बीज अंकुरित कैसे टेस्ट करें? हाँ जी। सबसे पहले किसान भाई कहीं से भी बीज लाए, चाहे विश्वविद्यालय से, रिसर्च स्टेशन से, कृषि विज्ञान केंद्र से, बीज निगम से या कृषि विभाग से। आपको जो बीज की बोरी है उसमें से 5 मुट्ठी निकाल के, 5 मुट्ठी जो निकालेंगे बीज उसमें से 100 दाने निकाल करके एक सूती कपड़ा की पोटरी में 5 पोटरी बना लें। सूती कपड़ा को उसमें 100 दानों को रख के उसको गीला कर दें। आप देखेंगे 48 घंटे बाद उसमें से कितने बीज अंकुरित हुए हैं। अच्छा। यदि उसमें से 100 में से 90 दाने उगते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बीज अंकुरण 90% है। यदि उसमें से 50 दाने उगते हैं तो इसका मतलब हुआ हमारा 50% उसकी अंकुरण क्षमता है। अच्छा। किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि 85 से 90% से ज़्यादा अंकुरित बीजों का ही मतलब बीज कहलाता है और ऐसे दानों को ही बीज में उपयोग करना चाहिए। जी। किसान भाइयों को आप ये किस प्रकार से समझाएं, क्योंकि हम तो जी हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, महेंद्र पटेल जी दमोह से। नमस्कार, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल नमस्कार सबको। मेरा सवाल ये कि जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है दमोह, तो दमोह में पानी की कमी है तो हम चना की फसल बोना चाहते हैं, तो कौन सी फसल हम बो सकते हैं अभी मतलब तकरीबन नवंबर दिसंबर में, और बो सकते हैं तो फिर कौन सा बीज हमको बोना चाहिए? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो सर। नमस्कार जी। देखिए किसान भाई, बुंदेलखंड दमोह में पानी की समस्या है और अभी आप बोनी करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि मसूर या चना ही लगाएं, ताकि एक पानी या 1 या 2 पानी में आपकी फसल आराम से पक के तैयार हो जाए। गेहूं ना लगाएं, कोशिश करें कि मसूर लगाएं। अलसी का टाइम निकल चुका है तो मसूर या अपने चना लगाएं और 1 या 2 पानी ही लगेगा और आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी। जहां पानी की कमी है किसान भाई वहां पर बिल्कुल भी गेहूं न लगाएं, दलहनी और तिलहनी फसलों को ज़्यादा महत्व दें। जी। डॉक्टर साहब, जो मैं अपने प्रश्न आपसे करना चाह रही थी कि बीजोपचार का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसा कि कहना चाहिए कि अगर हम बच्चे को पहले ही टीका लगवा ले तो आगे बीमारी से बचा जा सकता है, तो किसान भाइयों को हम लगातार समझाते भी आए हैं, तो किस प्रकार से आप बीजोपचार का महत्व बताएंगे और कैसे करना चाहिए? देखिए किसान भाई, बीजोपचार एक पोलियो के समान टीका है जी, और यदि आपने बीज उपचार कर लिया तो ये मानिए कि आपकी फसलों में आने वाली 50 से 60% बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बीज उपचार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बनडाजिम, मतलब 3 ग्राम बीज को 3 ग्राम दवा को 1 किलो बीज में मिला के और आपको बीज में दवाई को मिला लेना है और उसको छाया में सुखाना है। कभी भी आप लोगों को इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, आपको छाया में सुखाना है। इसके बाद फसलें 2 प्रकार की होती हैं, एक दलहनी और एक आधरहनी। इसमें जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें कल्चर उपयोग करते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम और पीएस भी 5 ग्राम कल्चर लेके आपको दलहनी फसलों के बीजों में मिलाना है। और जो आधरहनी फसलें हैं जैसे गेहूं वगैरह, इसमें एजोटोबैक्टर और पीएस भी 5-5 ग्राम हम कल्चर लेके और बीजों में मिलाना है, फिर बोनी करना है। कल्चर में किसान भाई एक बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि कल्चर एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। यदि एक्सपायरी हुआ
तो वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जी। बीज उपचार से फायदा ये है कि जितने भी जमीन से मृदा से संबंधित जितनी भी हमारी बीमारी होती है, जैसे बात करें उगरा, दूसरी बात यह है जो बीज के द्वारा फैलती है बीमारी, और एक बीमारी फैलती है हवा के द्वारा है। ये 3 प्रकार की जो बीमारी फैलती हैं, हवा के द्वारा, मृदा के द्वारा और अपने बीज के द्वारा, बीज उपचार करने से ये तीनों बीमारी में कंट्रोल होता है। जी। यदि आप बीज उपचार कर लेते हैं तो आपका 50 से 60% बीमारी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपकी आय 2 गुनी होगी। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि बीज उपचार सभी किसान अवश्य करें। दवाई भी नोट कर लें, 2 ग्राम थायराम, 1 ग्राम कार्बनडाजिम, टोटल 3 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके बीज को कभी भी धूप में ना सुखाएं, छाया में सुखाएं और फिर उसी दिन बीज उपचारित बीज को बोनी कर देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई गेहूं लगाना चाहते हैं तो गेहूं की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और आगे चलकर किस किस समय पर पानी देना चाहिए? देखिए, गेहूं में 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। एक होती है अर्धसिंचित और एक होती है सिंचित। अर्धसिंचित की बात करें तो JW 3173, 3288 और हमारा JW 17, ये अर्धसिंचित वैरायटी। अर्धसिंचित का मतलब होता है 2 से 3 पानी में पकने वाली। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं और अगर नोट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, वो नोट भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसके बाद में सिंचित प्रजाति JW 322, 366, JW 273 है ना, एक JW 3020 वैरायटी हैं जिनमें ये पूर्ण सिंचित वैरायटी हैं। इसमें 4 से 5 पानी लगते हैं और इनमें पानी देके अपन आराम से उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा सवाल, 2 प्रकार की जो वैरायटी होती है, अब पानी देने का इसमें क्या है, यदि किसान भाइयों के पास में पूरी फसल में केवल 3 पानी की उपलब्धता है तो पहला पानी 20 से 22 दिन में दें, दूसरा पानी दें 35 से 40 दिन में और तीसरा पानी 75 से 80 दिन में देना चाहिए। यदि किसान भाइयों के यहाँ पूर्ण पानी है, मतलब 5 से 6 सिंचाइयों का साधन है, तो किसान भाई 20-20 दिन से अंतर से गेहूं में पानी दें और अपना भरपूर उत्पादन लें। जी। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से समसामयिक कार्य करना चाहिए वर्तमान समय में हमें अपनी खेती में। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे किस प्रकार से काम करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहिए कि चने में जो इल्ली लग जाती है उसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, और वही इल्ली अगर अरहर में जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो आप बताएं इसके नियंत्रण के लिए। देखिए किसान भाई, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि किसान भाई जो चने की खेती कर रहे हैं, चने में इल्ली का प्रकोप होता है, इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल फास दवाई है। ये 1 लीटर दवा को 500 लीटर में घोल करके स्प्रे करना है। सबसे पहले किसान भाई जो भी दवाई का मिश्रण बनाए,
एक बार में पूरा मिश्रण बनाएं। किसान भाई एक एक पंप बनाते हैं, जी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं हमारे किसान भाई। उससे क्या होता है कि किसी में दवाई ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह है, चने में इल्ली नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास और क्यूनाल्फास दवाई है, इसको 1 लीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके पर हेक्टेयर के हिसाब से करना है। इसी प्रकार अरहर में भी तना छेदक का फली तना छेदक का प्रकोप होता है, इसके लिए भी आप क्यूनाल्फास और क्लोरोपाइरीफास दवाई को 1 लीटर दवाई को 500 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो आप फली छेदक और इल्ली नियंत्रण से आपको फ़ायदा मिलेगा। जी, और अरहर में भी यही पर दवाई डालेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यूनाल्फास और क्लोरोपाइरीफास को 1 लीटर दवाई को 500 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। जी जी जी। गेहूं में किसान भाई जो परेशान होते हैं वो जड़ माहू रोग से परेशान होते हैं, तो क्या लगाएं, किस प्रकार से उसका नियंत्रण करें? जी देखिए, गेहूं में जो माहू लगता है उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है, इमिडाक्लोप्रिड, इसको 100 से 150 ml दवाई को 250 लीटर पानी में घोल करके किसान भाइयों को स्प्रे करना है। दूसरी बात यह है थायोमिथाक्जाम, ये भी 500 ग्राम दवाई को 500 लीटर पानी में घोल के और इसको स्प्रे करेंगे तो हमारे गेहूं में कई जगह पर पेपरों में भी आ रहा है कि जड़ माहू लग रहा है। इसमें क्यूनाल्फास को भी आप 1 लीटर दवाई को 500 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो आपको माहू नियंत्रण से काफ़ी फसल को बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप आए हुए हैं हमारी कटनी से, वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से कार्यरत है? उन्हें क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है, कुछ कार्यशालाएं चलाई जाती है, किस प्रकार से किसान भाइयों के लिए लाभप्रद होता है? जी देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में है और मैं आज के सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा, कृषि से तकनीकी प्राप्त करने के लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र संस्था है, जो कि पूरे जिले में एक ही संस्था होती है जो आपको कृषि से संपूर्ण तकनीकी जानकारी किसान भाइयों को देती है। कृषि विज्ञान केंद्र अनुसंधान और कृषि विस्तार का कार्यक्रम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि तकनीकी किसानों तक पहुंचाई जाती है। इसमें किसान भाइयों को, किसान महिलाओं को एवं ग्रामीण हमारे जो युवा युवती हैं उनको और हमारे जो सेवाकाल अधिकारी हैं, कृषि विस्तार कार्यकर्ता अधिकारी हैं, उनको कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमारा ये आग्रह है सभी किसान भाइयों से कि खेती किसानी से संबंधित, चाहे वो कृषि में हो, उद्यान की फसलों में हो, जैविक खेती के बारे में हो, खेती से संबंधित जो भी आपको समस्या है, कीड़ों की, रोग की, बीमारी की या तकनीकी ज्ञान चाहिए, समस्त किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में अवश्य जाएं और प्रशिक्षण के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या डायरेक्ट मिलके तकनीकी ज्ञान वहां से अर्जित करें और अपनी फसल को सुरक्षित रखते हुए भरपूर उत्पादन लें। जी, अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि फेरोमोन ट्रैप जब वो लगाते हैं तो उसका महत्व क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा कारगर है, उन्हें कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, इसी से उनका निवारण हो जाएगा सारी परेशानियों का? इसमें क्या है, किसान भाइयों को ये है कि फेरोमोन ट्रैप में एक कैप्सूल आता है, उसको फेरोमोन ट्रैप में लगाया जाता है, तो जिससे कि जो नर कीड़े होते हैं वो वहाँ पर मतलब उसमें कैप्सूल में खुशबू आती है, तो वहाँ पर नर है और सभी मादाएं जाके वहाँ पर कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं और उसको नष्ट कर दिया जाता है। चने में हम बात करें, चने में सभी किसान भाई 1 हेक्टेयर में 25 से 30 खूंटी लगाएं जिस पे चिड़िया बैठती है, और चिड़िया बैठेगी तो जो इल्ली होती है इल्ली को खाएगी और वो चने में इल्ली नियंत्रण बहुत ही सिद्ध होगा। फेरोमोन ट्रैप भी एक तकनीकी है कीट नियंत्रण की, उसको भी किसान भाई जरूर लगाएं। इसके साथ साथ टी आकार की खेत में 1 हेक्टेयर में 25 से 30 जगह लकड़ी लगाएं ताकि पक्षी आएँ और वहाँ पर इल्ली वगैरह जो रहती है उसको खाएं
और इल्लियों को ख़त्म करें। तो हमारे इल्ली नियंत्रण में भी एक महत्वपूर्ण ये कड़ी का काम है। हाँ जी, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो कि अपने खेतों में सरसों लगाना चाहते हैं, तो सरसों के अंदर क्या विशेष अलग तरीके से बीजोपचार करना चाहिए? कुछ अलग उन्नत किस्में होती हैं जिनका बीजोपचार भी अलग तरीके से करता है या इसी तरीके से करता है? देखिए, सरसों जो किसान भाई लगा चुके हैं या जो लगा रहे हैं, सरसों में क्या होता है कि इसकी उन्नत किस्म की प्रजातियां जवाहिर सरसों 2, जवाहर सरसों 3, राज विजय सरसों 2, ये प्रजाति हैं। इनको सबसे पहले तो उन्नत किस्म की हमको वैरायटी लेना है और खेत को अच्छी तरह कम से कम 7 से 8 बार जुताई करके और फिर सरसों को लगाना है। इसमें सरसों में बीज उपचार के लिए किसान भाई कार्बनडाजिम दवाई को 3 ग्राम दवाई को 1 किलो बीज के हिसाब से उसके बीज में दवाई को मिला करके उपचारित करके छाया में सुखा करके फिर बोनी करना है। और बोनी करेंगे तो जितने भी उसके ज़मीन से संबंधित बीज से संबंधित या हवा के द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं वो नहीं होंगे और सरसों की बोनी करना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो किसान भाई सरसों की खेती कर रहे हैं उसमें 40 किलो सल्फर जिसको गंधक कहते हैं वो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो भूमि की अंतिम तैयारी होती है, जुताई करते हैं, उसमें 40 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर डालें, ताकि सरसों क्या है एक तेल वाली फसल है। हाँ जी। और यदि आप गंधक इसमें नहीं देंगे तो तेल की मात्रा कम बनेगी। अच्छा। जिससे सरसों का वजन कम होगा। इसलिए जो तेल वाली फसल है उसमें सल्फर मतलब गंधक दिया जाता है। और आप जब भूमि की अंतिम तैयारी करते हैं उस टाइम ज़मीन में आपको 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से गंधक जरूर मिलाएं, ताकि सरसों की सफलतापूर्वक आप खेती कर सकें। जी, गेहूं में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ठंडक बहुत तीव्रता से बढ़ रही है, तो गेहूं में किसान भाई अपनी फसलों को कैसे पाले से बचाएंगे, कैसे ठंडी हवा से बचाएंगे, किस प्रकार से वो सिंचाई करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसान भाई बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं और वो नुकसान हो जाता है उनके खेतों में। जी देखिए, अभी वर्तमान में यदि ठंड पड़ रही है तो जहाँ पर किसान भाइयों ने विशेषकर अरहर लगाया है वहाँ शाम की टाइम धुआं करें जी। इसके बाद यदि धुआं कर सकते हैं वहाँ पर धुआं करें, एक हल्की सिंचाई भी दें। अच्छा। और उसके लिए सबसे अच्छी पद्धति है स्प्रिंकलर जी। स्प्रिंकलर से क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई सिंचाई करते हैं इसमें हमारे 70 से 80% पानी की बचत होती है। साथ ही जो हम पानी देते हैं वो हमारे फसल को बराबर मात्रा में संपूर्ण खेत में पहुंच जाता है और हमारे फसलों को मिल जाता है। इसलिए स्प्रिंकलर से हम किसान भाइयों को ये कहेंगे, स्प्रिंकलर से पानी देने से 70 से 80% पानी की बचत होती है और इसको देना चाहिए। यदि पाले की जहाँ पर आपको लग रहा कि ठंड ज़्यादा पड़ रही है, पाले की संभावना है, हाँ वहाँ पर सिंचाई करें। यदि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो शाम की टाइम वहाँ पर धुआं वगैरह करें, ताकि वहाँ पर पाले से हमारी फसल को बचाया जा सके। जी। सरसों में कौन कौन से कीट परेशान करते हैं और उनसे बचाव किस प्रकार से करना चाहिए? सरसों एक तिलहनी फसल है और इसमें हमारे माहू का प्रकोप अधिकतर देखा गया है। हाँ। माहू क्या होता है कि वो रस चूसता है जी। रस चूसने के कारण हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और जितनी उसमें फलियाँ लगनी चाहिए उस मात्रा में नहीं लगती और उत्पादन कम होता है। इसके लिए माहू नियंत्रण के लिए हमारे एक आता है इमीडा क्लोरोप्रिड, इसको हमने बताया अभी कि 100 से 150 ml दवाई को 250 लीटर पानी में घोल करके, या एक और है क्यूनालफास जो दवाई है, इसको 1 लीटर दवाई को 500 लीटर पानी में घोल के हम स्प्रे करते हैं तो आप बराबर फ़ायदा होगा। और एक और संदेश है किसान भाइयों को, जब भी फसल में प्रकोप या कोई भी कीट लगते हैं या रोग की समस्या आती है, उस पौधे को लेकर के आप अपने ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि अनुसंधान केंद्र है या पास में कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पौधा लेके ज़रूर जाएं, ताकि उसका पौधे के देख के उसका सटीक निराकरण वैज्ञानिक कर सकें जी। और क्योंकि जब हम पौधे में देखते हैं कि वही कीड़ा है, कई बार ये होता है कि फ़ोन पर हमारे किसान भाई पूछते हैं और बराबर उसका सही जजमेंट नहीं हो पाता, तो दवाई भी कभी कभी बराबर फ़ायदा नहीं पहुंच पाती। इसलिए कृषि
विज्ञान केंद्र में किसान भाई पौधा लेके जाएं और सही दवाई कृषि वैज्ञानिकों से लिखा करके उसका नियंत्रण करें। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बताई बहुत सारी फसलों की, लेकिन बहुत किसान भाई ऐसे हैं कि दलहनी में मसूर भी लगाना चाहते हैं, तो मसूर की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? क्या उसके अंदर कुछ अलग प्रकार से बीजोपचार करेंगे या इसी प्रकार से करेंगे? जी देखिए, मसूर में उन्नत किस्में वैसे तो किसान भाइयों को सभी अच्छे स्वस्थ और उन्नत किस्म की प्रजातियों के बीजों को उपयोग करना चाहिए। इसमें मसूर में JL3, IPL 81, IPL 316, JL1 ये प्रजाति हैं जो कि 112 से 115 दिन में पक के तैयार होती हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है जो 14 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इनको अब रहा सवाल उपचारित करना। इनको भी 3 ग्राम थायरम, 1 ग्राम कार्बनडाजिम मतलब 3 ग्राम दवाई को 1 किलो बीज के हिसाब से हमको बीजोपचार करके फिर बोना है। मसूर के बीजों में भी हमको कल्चर उपयोग करना है। इसके लिए एजोटो राइजोबियम, इसके लिए 5 ग्राम राइजोबियम और 5 ग्राम PSB कल्चर, इन दोनों को मिला करके बीज में मिला के आपको उसी दिन बोनी करना है। एक चीज़ का ज़रूर किसान भाई हम फिर कहेंगे ध्यान रखें, जो आप कल्चर चाहे विश्वविद्यालय से लाते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से ख़रीदते हैं, ये ज़रूर देख लें कि हमारा कल्चर एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। यदि जीवित है तो वो कल्चर हमारा फसल में बीज उपचार में काम करेगा और हमको फसल में जो बीमारी होती हैं उनसे हमको निजात मिलेगी। जी, इसमें कीट कौन कौन से लगेंगे मसूर के अंदर और उनसे कैसे निजात पाएंगे? देखिए, मसूर में तो वैसे कीड़े बहुत कम लगते हैं, फिर भी माहू का प्रकोप रहता है। माहू का प्रकोप रहता है तो अपने इसमें क्लोरोपाइरीफास और क्यूनालफास जो दवाई है, इसको 2 ml दवा पर लीटर के हिसाब से, मतलब एक पंप में 30 ml दवाई डाल के और हम स्प्रे करेंगे। जब इसका प्रकोप हो तो हमको माहू को नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या विशेष सलाह देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को ये मेरा संदेश है कि सलाह देना चाहूँगा कि समस्त हमारे जो प्रदेश के किसान भाई हैं बहुत मेहनत से खेती कर रहे हैं। आपकी फसल में बीज क्रय करते टाइम, बीज उपचारित करते टाइम, बीज भंडारण करते टाइम या खेती बाड़ी से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी कृषि से संबंधित तकनीकी सलाह है, किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिकों के सतत संपर्क में रहें और कोई भी प्रॉब्लम रहती है व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से डायरेक्ट उनके संपर्क में रह करके और उनसे तकनीकी सलाह लें और अपने फसल में उनको कीट से, रोग से, सब मौसम से, सभी प्रकार की हानियों से बचने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आप बराबर संपर्क में रहें और उन्नत किस्म की खेती करके अपनी खेती को आय दुगना करें और लाभ कमाएं। ये मेरे प्रदेश के किसान भाइयों को संदेश है और सभी योजनाओं का किसान भाई फ़ायदा लें। जो भी ये शासकीय योजनाएं हैं उनका फ़ायदा लें और अच्छे से खेती करें और समृद्ध रहें। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज के अंक में हमने जाना कि किस प्रकार से आपको समसामयिक कार्य करना चाहिए और अपनी खेती को लाभ का सौदा साबित कर पाएंगे आप। किसान भाइयों, अगर आप हमारा आज का अंक देखना भूल गए हो या फिर दोबारा देखना चाहते हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।